करना। सही। तो अगर मुझे पैरामीटर मालूम करना है, सही, फाइंड द पैरामीटर एंड द अनसर्टेनिटी। एंड इट्स अनसर्टेनिटी, ये आपको मालूम करना है। तो देखिए भाई, पैरामीटर का जो फॉर्मूला है हम सब जानते हैं, पैरामीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि तमाम बाउंड्रीज की लेंथ का समीशन होता है। तो पैरामीटर की वैल्यू निकालना तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी डिटरमिन भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स 10 प्लस 5 ये 15 टू द 30 हो जाए 30.0 सेंटीमीटर। बात यह है कि इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाए। देखिए, हमने 2 रूल्स डिस्कस किए थे। एक, जब हमारे पास वेरिएबल्स ऐड हो रहे हो तो हम कहते थे भाई उसकी अनसर्टेनिटी ऐड कर देंगे। और एक रूल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो एक वेरिएबल से, तो हम उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते। यहां पे ये समझ लीजिए कि ये दोनों रूल्स एक साथ आ गए हैं। ठीक है, कि आपके पास वेरिएबल्स ऐड भी हो रहे हैं और एक कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो अगर मैं इसकी अनसर्टेनिटी के लिए वर्किंग करूं, अगर इसकी अनसर्टेनिटी के लिए वर्किंग करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इफ आई वांट टू फिगर आउट द अनसर्टेनिटी इन p, it's 2 times the uncertainty of L plus the uncertainty of P। क्योंकि देखो आप, लेंथ और ब्रेड्थ ये 2 पैरामीटर्स थे, सही। आपको इनकी अनसर्टेनिटी चाहिए थी, सही। मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल्स ऐड होते तो इनकी अनसर्टेनिटी भी ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको कोई भी एक नाम दे देता, एक वेरिएबल x बोल देता, तो ये ऐसा लिखा हुआ जैसे p equals 2x। तो अगर मुझे अनसर्टेनिटी इन p चाहिए थी तो मैं कह सकता हूँ इट्स 2 टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन x। और अगर कोई मुझसे मांगता कि भाई x ये है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आप मुझे ये बताइए इस x की अनसर्टेनिटी में कैसे निकालूं, इस x में डाउट जो है वो मैं कैसे पता करूं, ये मुझे आप बताइए। तो इस x में डाउट पता करने के लिए आसान रास्ता ये था, भाई मैं देखता इसके फॉर्मूले को, इसमें मुझे नजर आता कि दोनों चीजें आपस में ऐड हो रही है, l और b दोनों ऐड हो रहा है। तो मैं कह सकता था कि भाई x की निकालने के लिए अनसर्टेनिटी डेल्टा l प्लस डेल्टा b आप लिख दीजिए। एक ये बात हो जाती, और उसके बाद फिर ये चीज, जब इन दोनों को मैं कंबाइन करता, x डेल्टा x की जगह, मैं इन दोनों को कंबाइन करता, डेल्टा x की जगह डेल्टा l प्लस डेल्टा b लिखता, तो मेरे पास जो ये नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है ये आ जाता था। इसको किसी बात में यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी के लिए मैंने किया, कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है, कोई परेशानी, कुछ बात ना समझ में आई हो तो वो पूछ ले मुझसे भी। ये हमारी असल इक्वेशन थी, ये यहाँ लिखी हुई है, दिस इज द ट्रू इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन अगर किसी को आ रही हो, यहाँ पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकता है। जी अली, को प्रॉम्प्ट करना चाह रहे हो बेटा? मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, मसले की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि हमारे पास
एक फॉर्मूला गिवन था पैरामीटर्स का, सही है, मैं पैरामीटर चाहिए था और साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी चाहिए। तो पैरामीटर का फॉर्मूला गिवन था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड। तो मैंने पैरामीटर का फॉर्मूला तो बड़ी आसानी से डिटरमिन कर लिया। फिर मैं गया उसकी अनसर्टेनिटी निकालने की तरफ। जब मैंने पैरामीटर का फॉर्मूला देखा तो मैंने ये देखा कि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन भी है, और दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। मैंने बोला भाई ये दो कंबाइंड चीजें आ गई है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं l प्लस बी को एक वेरिएबल ट्रीट कर देता हूँ x, तो भाई लेंथ ऑफ ब्रेथ का जो सम है वो x के बराबर है। मैंने बोल दिया x इक्वल्स l प्लस बी। तो अगर मुझे x में अनसर्टेनिटी चाहिए तो वो हो जाएगी डेल्टा l प्लस डेल्टा बी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अनसर्टेनिटी अगर एडिशंस के केसेस में निकालनी हो तो आपके जितने वेरिएबल्स इक्वेशन में थे सबके अनसर्टेनिटी ऐड होती। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज ऐड हो गई आपके पास, डेल्टा x इक्वल्स डेल्टा l प्लस डेल्टा बी। फिर हम गए पैरामीटर के ऊपर। पैरामीटर का फॉर्मूला एक तरह से बन गया 2x। तो अगर आपको पैरामीटर की अनसर्टेनिटी चाहिए, इट्स 2 टाइम्स द अनसर्टेनिटी इन x, डेल्टा p इक्वल्स 2 टाइम्स डेल्टा x। तो यहाँ पे अब मैंने x की जगह डेल्टा l प्लस डेल्टा b प्लेस कर दिया, तो जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको चीज क्लियर हो गई तो भाई डेल्टा p अल्हम्दुलिल्लाह तो हो जाएगा डेल्टा p इक्वल्स 2 टाइम्स delta L was 0.1, delta B was also 0.1, 0.2 into 2 0.4। सही, ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ। अब आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पे कोट कर सकते हो, P equals 30.0 plus minus 0.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो गुड है। अब हम अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को देखा सिर्फ एक वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट, और हमने एडिशंस को देखा। अब हम देखेंगे कि अगर वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a प्लस बी ना लिखा हो, a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हो, इन दैट केस अब क्या करें? If variables are being multiplied, see, if variables are being multiplied, in that case आप उसको किस तरह से डील करोगे? मतलब y इक्वल्स a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हुआ है, ठीक है, इसको किस तरह से डील किया जाएगा? देखिए, अगर y इक्वल्स a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हुआ है तो इस केस में हमारे पास, अब यहाँ पे मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। देयर आर 3 वेज इन व्हिच यू कैन राइट योर अनसर्टेनिटी। सही, there are 3 ways of writing uncertainty। सबसे पहला तरीका अनसर्टेनिटी लिखने का होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है भाई? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जैसे आपने डेल्टा एक्स लिखा, सिर्फ पूरी वैल्यू अनसर्टेनिटी की कोट कर, सही है, जैसे प्लस माइनस 0.2, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है भाई। जो भी वैल्यू थी उसके अंदर कितना एरर मौजूद है, आपने पूरा पूरा वो एरर कोट कर दिया। अच्छा, दूसरा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अलावा अनसर्टेनिटी लिखने का एक तरीका है जिसे आप बोलते हो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा x ओवर x कि एज अ फ्रैक्शन ऑफ योर वैल्यू आप बताएं कि भाई आपकी कितनी अनसर्टेनिटी। जैसे ऊपर मैंने सॉल्व किया था तो मैं इसको ऐसे लिखूं, प्लस माइनस 0.4 अपॉन 30। ये चीज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिखी है।
कि एज अ फ्रैक्शन ऑफ 30 अनसर्टेनिटी 0.4, मतलब आप ये बता रहे हो जैसे भाई 1/4 है अनसर्टेनिटी, 1/10 है, सही, 1/50 है, 2/8 है, सही, 2/3 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बता रहे हो, 2/3 हिस्सा अनसर्टेन है आप, या 1/10 ऑफ द पार्ट ऑफ योर वैल्यू यू आर अनसर्टेन, सही है, या फॉर एग्जांपल 3/28 पार्ट ऑफ योर वैल्यू यू आर अनसर्टेन, 28 में से अगर 3 हिस्से अलग कर दो तो आप इतना अनसर्टेन हो। इस जनरल फ्रैक्शंस बताए जाते हैं। और तीसरा तरीका होता है अनसर्टेनिटी लिखने का, वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसमें मुझे कोई वैसा फायदा नहीं है, लेकिन ये है कि ये समझने में बड़ा आसान होता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करके निकाली जाती है, कि इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आप बताते हो कि आपके आंसर में कितना डाउट है, कितना परसेंट डाउटफुल है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले पैरामीटर की अनसर्टेनिटी निकालूं तो मैं इसको डेल्टा एक्स परसेंटेज लिख सकता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंडेक्स, चाहो तो ऐसे लिख दो या चाहो इसको इस तरह से लिख दो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंडेक्स, सही है। कितनी हो जाएगी भाई, डेल्टा एक्स इज 0.4 डिवाइडेड बाय 30 टाइम्स 100, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स हो जाएगा आपके पास 0.4 into 100 जरा करते हैं, समझ में आएगा, 0.4 अपॉन 30 ये 1.33, तो ये मतलब आपके वैल्यू में 1.33% डाउट मौजूद है आपका। क्या तो इससे अगर कोई पूछे कि भाई हाउ मच डाउटफुल आर यू, तो यू कैन मेंशन इट इन 3 वेज। आप एक तरीका ये बोल सकते हो कि भाई आई हैव एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। एक आपने ये तरीका बताया कि भाई मेरे पास प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी, आपने एग्जैक्ट वैल्यू कोट कर दी अपने डाउट की, सही। लेकिन इससे आपके सुनने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि ये ज्यादा डाउट है या कम डाउट है, क्योंकि उसे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। वो समझ सकता है कि हाँ यार ये कम भी हो सकती है, ये भी समझ सकता है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब तक उसे इस बात का इल्म नहीं होगा भाई ये वैल्यू, ये जो अनसर्टेनिटी है किस वैल्यू की है, वो नहीं बता सकता। फिर आपके पास दूसरा रास्ता था, आप फ्रैक्शनल बताते भाई 0.4 अपॉन 30, एक ये रास्ता था। ये भी उसे इतना अच्छा क्लियर आइडिया नहीं देगा, सोचेगा 30 में से 0.4, हाँ ठीक है, सही। लेकिन जैसे ही आप उसको परसेंटेज बताओगे भाई आई एम 1.33% डाउटफुल, तो बच जाएगा अच्छा ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू थी उसकी उसमें से अराउंड 1% वो डाउटफुल, तो वो कहेगा कि नहीं यार इट्स नॉट दैट हाई, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। यू हैव अ डाउट ऑफ 1.3%, दैट्स नॉट बिग डील, दिस साइड ऑफ अनसर्टेनिटी हैपेंस। अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, आप बोलते हैं भाई आई एम 5% डाउटफुल, तो ये लाइक कि नहीं यार नाउ यू आर नॉट डाउटफुल, इतना ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलता है 15% डाउटफुल, भले वो अनसर्टेनिटी कोट नहीं कर रहा, उसने नहीं बताई मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या, उसने नहीं बताया कि मेरी अनसर्टेनिटी उसमें क्या, उसने परसेंटेज बताई और सामने वाले को क्वालिटी ऑफ रिजल्ट का पता चल गया कि अब बड़ी थर्ड क्लास क्वालिटी का आंसर निकाला, इसने 15% डाउटफुल है अपने आंसर में, 15% डाउटफुल। ये ऐसी मिसाल है कि अगर किसी का आंसर 100 है तो वो बोल रहे 85 भी एक्सेप्ट कर लेना और 115 भी एक्सेप्ट कर लेना, मतलब इतना ज्यादा बड़ा डाउट। तो ये चीज जो है ये एक कह लो कि ये डाउट है आपके आंसर में, इस वजह से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज का कि भाई यू हैव टू मेक श्योर दैट uncertainty is not that big। तो ये 3 तरीके होते हैं अनसर्टेनिटी लिखने के। ये बताने का मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि अब जो आपके पास फॉर्मूला आता है जब आपके वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हुए हुए होते हैं, तो उस केस में जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का। मतलब होंगे तो अभी भी ऐड अनसर्टेनिटीज, सब्ट्रैक्ट तो कभी भी नहीं होती, इस बार इनके फ्रैक्शंस ऐड होते। डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये आपके पास फॉर्मूला। इसी तरह से अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तब भी यही है,
मतलब if the variables are being divided, if it's a upon b, it's still the same. अगर वेरिएबल्स डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट डजंट मैटर. कोई सवाल है किसी का? नहीं. मेरा खासा गलती से माइक खुल गया था. तो अगर मैं एक छोटा सा यानी कह लो कि यहाँ पे लिख दूं कि भाई whether you are multiplying or whether you are dividing, uncertainties are supposed to be added. अली देखो, मैंने एक बात ये बोली थी कि जब भी वेरिएबल्स यानी अनसर्टेनिटीज को एक जनरल उसमें देखा जाता है, सही है, कि अनसर्टेनिटी कभी भी सब्ट्रैक्ट तो होती है, करना तो ऐड, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई डिवाइड होती है ना, तो उस वक्त आप उसके फ्रैक्शंस को ऐड करते हो. इसकी डेरिवेशन तो मैं अभी आपको इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि आपने पार्शियल डिफरेंशियल्स नहीं पढ़े हुए बेटा. जैसे लास्ट आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट डिफरेंशिएट करके दिखाया था कि ये कैसे पहुंचे हो यहाँ तक. तो ये चीज जो है ना, जो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मामला होता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल्स के सिलसिले. तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला एज इट इज जहन में रखना पड़ेगा कि वेदर इट्स मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यू आर गोइंग टू ऐड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज. हाँ, यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर में अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स में कुछ कर रहे हो तो फिर आपको शायद ये चीज पढ़ाई भी जाए. अभी एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, अनसर्टेनिटीज हमेशा फ्रैक्शंस की फॉर्म में ऐड हो जाती है, ये अपने जहन में रखना. Give me a second. चले, लेट्स रिज्यूम. Yes, Abdul Rafi, partial differentials has a similar concept than as compared to normal differentiation. लेकिन partial differentials का बेटा मकसद असल में ये होता है कि अगर आप किसी इक्वेशन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे आप अब तक देखते थे ना y इक्वल्स x का फंक्शन होता था खाली, लेकिन अगर आपके पास y इक्वल्स x और z दोनों मौजूद हो और आप उस डिफरेंशिएशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, तो फिर वो केस आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन. ये आप पूरा फंक्शन x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि लाजमी सी बात है भाई, एक तो z है, तो मैथ्स के रूल्स के मुताबिक वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी कि भाई एक पार्ट आप x के रिस्पेक्ट से अलग करोगे, z के रिस्पेक्ट से अलग करोगे. उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, सही है, वो हमें वहां पे प्लेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि इट एग्जिस्ट्स. अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इस चीज का. मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक साथ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए. इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक
कोई केस दे दिया गया है, कुछ वैल्यूज दे दी गई है, वैल्यूज दी गई है कि भाई y इक्वल्स, इक्वेशन थी a मल्टीप्लाई बाय b अपॉन c, सही, ये इक्वेशन थी, इसमें a की वैल्यू है 10.0 प्लस माइनस 0.1, b की वैल्यू है 5.0 प्लस माइनस 0.1 और c की वैल्यू है 0.25 प्लस माइनस 0.02। ये तीन वेरिएबल्स है हमारे पास। अब हमने क्या बोला कि भाई मुझे एग्जामिनर ने मुझे बोला कि भाई जो y की वैल्यू और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। पहले तो यहाँ तक करते हैं, फिर अगले पार्ट के अंदर मैं परसेंटेज में निकालूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो देखिए भाई y की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, y इक्वल्स a इंटू बी अपॉन सी आपके पास था, सॉल्व कर सकते हो इसको। तो a is 10 into b is 5 upon 0.25, सही, यहाँ से आपने y को कन्वर्ट कर दिया, 10 5 50, 50 divided by 0.5 turns out to be 200, turns out to be 200.0, ये y की वैल्यू। If I want to find out the uncertainty in y, तो मुझे पता है कि बस they are being divided or multiplied, तो I have to use fractional uncertainties. I'll write delta y over y equals delta a over a plus delta b over b plus delta c over c. मल्टीप्लाई और डिवाइड थे तो मैंने तमाम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास डेल्टा y हो गया 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5 प्लस 0.02 अपॉन 0.25। ये मैंने a, b और c तीनों की वैल्यूज जो है यहाँ पे प्लग इन कर दी। अच्छा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू 200 आई थी। अब इसमें मैं बताऊं को बच्चे गलती कहाँ करते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे सॉल्व जस्ट द राइट हैंड साइड एंड कोट द आंसर। मतलब ये इसका कि भाई मैं राइट हैंड साइड की वैल्यूज निकालता हूँ, 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5 प्लस 0.02 अपॉन 0.25, सही, आंसर आया 0.11। अब व्हाट दे डू, दे फॉरगेट अबाउट द थिंग्स दैट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और वो बोलते हैं भाई ये हमारी अनसर्टेनिटी हो गई। कभी कभार तो y की वैल्यू रखने भी भूल जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई ये जो आंसर आया दिस इज द अनसर्टेनिटी इन देयर वैल्यू ऑफ y। नो, दिस इज नॉट, ये अनसर्टेनिटी नहीं है आपके आंसर, ये डेल्टा y अपॉन 200 डेल्टा y अपॉन y के बराबर है ये चीज। जब तक आप 200 से मल्टीप्लाई से नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रही होगी। You need to multiply it over there। तो डेल्टा y की जो असल वैल्यू है उसको निकालने के लिए आप 200 से मल्टीप्लाई कराएं तो इट्स गोना टर्न आउट टू बी 22। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन y, ये है अनसर्टेनिटी y। अब आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो y इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 22 या y इक्वल्स टू 200.0 प्लस माइनस 22.0। अब ये लिख सकते हैं, लेकिन 0.11 लिखना ये गलत होता है क्योंकि आपने डेल्टा वाई थोड़ी निकाला था। जल्दबाजी के अंदर, बेध्यानी के अंदर स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो बस वो 0.11 आया तो इनके जहन में भी होता है अनसर्टेनिटी बहुत छोटी होती है, यही होगा आंसर, मतलब फिक्स करा और चल मेरा भाई। मेक श्योर यू अवॉइड दीज थिंग्स, ऐसी गलतियां नहीं करनी। अब इसी तरह एक और रूल डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर ये है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली बातों को
थोड़ा सा एक अगले लेवल पे लेके जाए। फोर्थ रूल, अगर किसी वेरिएबल पे पावर लग जाए, अब तक किसी वेरिएबल पे पावर नहीं लगी थी, अब तक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है, अब लगेगी पावर। किसी वेरिएबल पे पावर लग जाए तो क्या करेंगे? किसी वेरिएबल पे कोई न्यूमेरिक पावर लगी हुई है, देन व्हाट? एग्जांपल, y इक्वल्स a की पावर n, y इक्वल्स a की पावर n या x की पावर n, चलो y इक्वल्स x की पावर n ये लिखा है, and now you have to find out the uncertainty in x, सही। लेट्स से x की वैल्यू आपको दे दी गई, ये x की वैल्यू दे दी गई, आपसे मांगी जा रही है भाई क्या पावर डिटरमिन करें, नो पावर बोलो, अनसर्टेनिटी डिटरमिन करें। तो देखो जो रूल है आपके पास वो ये है कि अगर किसी वेरिएबल पर पावर लग जाए तो वो पावर कोफिशिएंट बन के फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो पावर कोफिशिएंट बन के फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका भी मैं बाकायदा प्रूफ बताता हूँ क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। देखो अभी आप पीछे पढ़ते हुए आए कि अगर वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड होती है, ऐसा भी आपने पढ़ा था। मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास लिखा हुआ है x का क्यूब, कैन आई राइट x क्यूब एज x टाइम्स x, 3 दफा x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 3 दफा x मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई इट्स डेल्टा y ओवर y इक्वल्स डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x, सही। ये तीनों चीज आपके पास आ गई। आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा y ओवर y इक्वल्स 3 टाइम्स डेल्टा x ओवर x। तो अब बात सारी क्या है यहाँ पे कि भाई जब ऑलरेडी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, आपको पता है कि भाई पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जानी, तो आप इतना लंबा प्रोसीजर करके यहाँ पहुंचो, या फिर आप डायरेक्टली इस रूल को यूज कर लो कि जब भी कोई पावर लगी हुई होगी तो वो कोफिशिएंट बन के फ्रैक्शनल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट वुड रिटर्न यू द सेम। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात कैसे मैं इसको सबूत के साथ कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ कि भाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया प्रूफ करने के लिए, सही। अब इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं, एक्सप्लेनेशन। देखिए अगर हम इसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो आराम से आपके पास आ जाएगी। y इक्वल्स x की पावर, हम अज्यूम करते हैं कि लेट y इक्वल्स x क्यूब, सो y की वैल्यू है 5 का क्यूब, दैट इज 125, ये y। अच्छा अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए, सही सही, फॉर अनसर्टेनिटी फॉर डेल्टा y मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा y ओवर y इक्वल्स 3 टाइम्स डेल्टा x ओवर x, तो डेल्टा y ओवर 125 इक्वल्स 3 टाइम्स x की वैल्यू मैंने अज्यूम की थी 5 प्लस माइनस 0.2, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 0.2 अपॉन 5, डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट सॉल्व इट, 3 into 0.2 divided by 5
ये आंसर आया 0.12, लेकिन जो 0.12 आया है ये सिर्फ इतने पोर्शन का आया है। इसमें जब तक 125 मल्टीप्लाई नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। 15 आपके पास ये आंसर है। जो आंसर बन गया आपका y इक्वल्स टू 125 प्लस माइनस 15। ये आपके पास y 125 प्लस माइनस 15। अब इस तरह से अपना आंसर कोड कर। पावर ऑफ अ वेरिएबल में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे भी पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें पावर भी होगी और इस तरह से सॉल्व भी हो जाएगी। कॉमन सा एक क्वेश्चन। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास अब तक हमने 4 रूल्स डिस्कस कर लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली, कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन देख लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड देख लिया और पावर ऑफ वेरिएबल देख लिया। 4 बातें हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो चुकी। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें मैं कह लो कि कंबाइंड थोड़ी चीजें कराऊंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मैं मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर को कंबाइन कर दूँ। जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट को कंबाइन किया था। सही, अब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर को कंबाइन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के सवाल देता है। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देता वो कि जिसमें पावर्स भी हो, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना चीज़ें, इसलिए वो उस अप्रोच की तरफ नहीं जाता। सही, लेकिन मैं एक सवाल फिर भी करवा दूंगा उसका, कि ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से आपके पास जहन में बैठ जाए। सही, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। लेट्स से वो बोलता है कि भाई cylinder has the following dimensions. ठीक है, डायमेंशंस क्या है भाई कि आपको सिलेंडर का डायमीटर गिवन है। सही, द डायमीटर इज लेट्स से कितना है सिलेंडर का डायमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लो चलो। सही, 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और उस सिलेंडर की हाइट है, सही, वो है लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सही, 12.0। ये हमारे पास हाइट आ गई। एक्सक्यूज मी। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर और हाइट, ये दो चीजें हमारे पास यहाँ मौजूद है। वो बोलता है for the volume of cylinder see and the uncertainty in it. सही,
अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और उसके अनसर्टेनिटी को डिटरमिन करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, लग जाएगा कमेंट के अंदर। चलिए मैं रिज्यूम करते। अपॉलॉजीज फॉर द डिले। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम जरा अपना वॉल्यूम डिटरमाइन कर लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, हमें ये चीज डिटरमाइन करनी है। अच्छा, अब देखो अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, इसमें दो वेरिएबल्स आ गए और एक वेरिएबल के ऊपर तो पावर भी लगी हुई है आपके पास। ठीक है, आप देख सकते हो कि आर के ऊपर जो रेडियस है उसके ऊपर पावर मौजूद है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमा फिरा के इसलिए दिया क्योंकि इसमें मैं चीजें कुछ आपको चाह रहा था कि इंक्लूड करो। इसमें सबसे पहला रूल बेटा, जब आप यहाँ पे वैल्यू निकालने की बात करें, सबसे पहले तो मुझे इसकी वैल्यू वैसे ही बता दो कि भाई इसकी वैल्यू आएगी क्या वॉल्यूम की ना। रेडियस जो है वो 4 था तो 2 हो जाएगा और हाइट जो है वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है वो तो पता चल जाएगा। मुझे जल्दी से जरा इसकी वॉल्यूम की वैल्यू बताओ ताकि मैं अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकूँ। असल चीज अनसर्टेनिटी।
जाएगा 4 12 4 48 48 पाए क्या होता है सही दिस इज 48 पाए समथिंग अराउंड कुछ बनना चाहिए 150.79 चलो ठीक है आई एम गोना टेक इट एज 150.8 फिलहाल मैं ऐसा लिख रहा हूँ ठीक है फिर उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो मैं ऐसी जनरल लिख रहा हूँ अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं सर असल चीज जो है वो इसमें है अनसर्टेनिटी का मामला देखो 3 वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल्स है और एक कोफिशिएंट पाई अगर मैं डेल्टा वी लिखूं उसका डेल्टा वी अपॉन वी पहला है पाई डेल्टा पाई ओवर पाई प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर 2 टाइम्स क्यों क्योंकि जब किसी वेरिएबल में पावर लगी हुई होती है तो वो एज अ कोफिशिएंट जो है वो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस डेल्टा एच ओवर एच अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या किया है सर देखो जब सब चीजें इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो या वेरिएबल पे कोई पावर लगी हुई हो तो जो कोफिशिएंट होता है ना वो आपकी अनसर्टेनिटी में इंक्लूड नहीं हो उसकी वजह मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो इफ देयर आर more than one variable or there is a power over a variable it's the coefficient multiplied is not included the coefficient multiplied is not included अच्छा देखो क्यों क्योंकि देखो पाई की जो वैल्यू है ना बेटा जब आप उसको तमाम चीजों के साथ इंक्लूड करते हुए यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे लिखो तो पाई की जो वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं तो क्या होगा कि ये जो चीज है डेल्टा पाई तो जीरो होगा जब ये जीरो होगा तो आपके पास पाई को फंक्शन में या अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले में इंक्लूड करने का कोई फायदा थोड़ी है व्हाट इज द यूज ऑफ इट देयर इज नो यूज ऑफ इट तो जब भी कभी कोफिशिएंट किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसपे कोई पावर हो या फिर कोफिशिएंट किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स जैसे आर एच ए बी सी सब मल्टीप्लाई हो रहा हो और एक 2 लगा हुआ हो 3 लगा हुआ हो पाई लगा हुआ हो तो इन तमाम चीजों को देखते हुए याद रखना उस कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज में वहां पे उसका कोई काम नहीं अब यहां से आप अपने आराम से वी और आर डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकते हो वी आपको पता था 150.8 है तो 2 टाइम्स क्यों लगाया मैंने क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था और अभी हमने देखा जब भी किसी वेरिएबल पे स्क्वायर होता है तो पावर होती है वो एज अ कोएफिशिएंट बनके मल्टीप्लाई हो जाती है 2 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर रेडियस था 0.2 अच्छा अब देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज वहां जो दिया हुआ गया था वो था डायामीटर यहाँ जो गिवन था वो था डायामीटर फॉर्मूले के अंदर है रेडियस अब आप ये बात जानते हो कि भाई रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ है तो मैं डायमीटर का हाफ कर दे दूं 4 का डिवाइड बाय 2 कर दूं रेडियस हो जाएगा 2 इसी तरह अनसर्टेनिटी भी हाफ हो जाएगी जब आप वैल्यू का हाफ करोगे ना तो उसकी अनसर्टेनिटी भी हाफ हो जाएगी फिर अभी 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर कि जैसे आपने डायमीटर हाफ किया इसी तरह उसका क्या लो के अनसर्टेनिटी भी उसकी हाफ तो अगर कभी एग्जामिनर ऐसा काम कर दे आपको कि आपको बजाय डायमीटर देने के रेडियस देने के डायमीटर दे दे सही है या डायमीटर देने के रेडियस दे दे फॉर्मूले में उनका कोई रिवर्स इस्तेमाल कर ले जैसे अभी मैंने दिया डायमीटर लेकिन फॉर्मूले में था रेडियस तो मैंने वैल्यू तो आधी की वैल्यू के साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी आधी हो if it was 4 it becomes 2 the uncertainty was 0.2 it becomes 0.1 the radius की जगह लिखूंगा 0.1 upon 2 plus delta h over h is 0.1 upon 12
तो ये आपके पास डेल्टा वी का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा वी को आसानी डिटरमिन कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये चीज अगर आप देखो that was equal to 2 into 0.1 upon 2 plus 0.1 upon 12 multiply by 150.8. जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे it will be 16.336. that makes it 16.4. सही, यह क्या हो जाएगा 16.4 डेल्टा वी की। जो अपना आंसर यहाँ पे कोट करोगे that's gonna be equal to 150.8 plus minus 16.4 और 151 प्लस माइनस 16, क्योंकि आपका जो डाटा था वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में था, इस वजह से मैं इसमें आंसर दे रहा हूँ। पाई इज अ कांस्टेंट बेटा, पाई कांस्टेंट होता है ना, तो सोचा पाई की वैल्यू में फ्लक्चुएशन थोड़ी आती है, कभी भी ना बढ़ती है पाई की वैल्यू ना कम होती है पाई की वैल्यू, उसमें कभी भी डाउट नहीं बताया जाता। 3.14 आपके पास आंसर है, हर दफा एक जैसा ही आंसर आता है, इस वजह से। तो ऐसे कभी कभी सवाल आ जाएंगे आपके पास, इस तरह के सवाल ज्यादातर एग्जामिनर देगा आपको कि वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, मतलब आर स्क्वायर भी है, एच भी है, कोई डिवाइड हो रहा होगा, कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किसी को पावर लगी हुई होगी, आगे पीछे एक दो कोफिशिएंट्स होंगे, तो कोफिशिएंट्स तो सबसे पहले इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का केस हो कोफिशिएंट का काम नहीं होता उसके अंदर। और जो चीज उसमें इंक्लूड हो रही होगी वो इंक्लूड होंगे आपके पास वेरिएबल्स और उनकी जो पावर्स मौजूद। और पावर्स के साथ मैंने अभी वर्किंग करना आपको सिखा दी कि किस तरह से पावर के साथ आप वर्किंग कर रहे होगे। ठीक है जनाब। तो किसी को सॉल्यूशन आया है मेरा ख्याल से। बेटा इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, जिसने अभी मुझे सॉल्यूशन भेजा है, डायमीटर इक्वल्स टू आर होता है। देखो जब डायमीटर इक्वल्स टू आर है तो इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्यों लगाई? इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी तो नहीं लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल्स मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे हैं, तो एक वेरिएबल है। ये तो अप्लाई होगा सेकंड रूल की तरीके से। सेकंड रूल कौन सा था कि भाई अगर कोई कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो उसकी अनसर्टेनिटी भी उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला इस रूल की बात कर रहा हूं मैं। दिस वन डेल्टा वाई इक्वल्स एन डेल्टा एक्स की जगह लिखा हुआ है वाई इक्वल्स एन एक्स, तो डेल्टा वाई इक्वल्स एन डेल्टा एक्स के थ्रू आप उसे डिटरमिन कर लो। ठीक ठीक है भाई, तो आज का लेसन यहीं पेंड करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला पे कल की क्लास के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है, लेट्स सी। आप कल के क्वेश्चंस में, कल मैं कुछ पॉसिबल के क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा, तो आई होप कॉलेज वगैरह कॉल करके आप ज़रा पता कर लो कि पासपोर्ट्स की बुक्स जो है वो फिजिक्स एएस की आ चुकी हैं सकाशाइन की या नहीं, ताकि जैसे ये आ जाए उसके बाद हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।